हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल मैथ बाइकर्स। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग बात कर रहे हैं D+B में PYQ जो करंट में पेपर हुए हैं आप लोगों के 11 जून 2024 को पेपर हुआ है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, शिफ्ट कौन सी है वो देख लेना है इसमें जो भी है कि ठीक है। इसके 2 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट किस नाम से? जून 2024, D+B जून 2024 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आप लोगों को। तो जाके वहाँ आपको मिल जाएंगे सीक्वेंस से कितने पेपर कर चुके हैं, कितनी क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन कर लो और फिर वहाँ से पीडीएफ ले लो। बात क्लियर है। और साथ ही साथ अगर चीज़ें ठीक लग रही हैं, समझ आ रही हैं, आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी नहीं। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। लास्ट टू लास्ट क्लास में किया था हमने, शायद सेकंड लास्ट क्लास नंबर 3 है वो। मैंने आप लोगों को एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था। राहुल अपनी सैलरी का 3/8 भाग रेंट पर खर्च करता है और शेष का 1/3 भाग किराने के सामान पर खर्च करता है, ठीक है। अच्छा, दिख रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था क्लास नंबर 3 में, ठीक है। किसी ने इसका आंसर नहीं दिया कमेंट बॉक्स में, मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। अब कैसे होगा, कराना तो खैर ये लास्ट क्लास में था, खैर उस टाइम ध्यान नहीं रहा, अभी मैं करा देता हूँ इसको कैसे होगा, ठीक है। तो ये बात रही हमारी क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 था उस वीडियो में। राहुल अपनी सैलरी का 3/8 भाग, राहुल अपनी सैलरी का 3/8 भाग खर्च करता है, ठीक है। और शेष का 1/3 भाग किराने के सामान पर खर्च करता है और शेष वेतन का आधा भाग वो बिजली के भुगतान के लिए खर्च करता है। यदि उसकी सैलरी जो दे रखी है आपको 48,000 दे रखी है, तो यहाँ से सबसे पहले एक चीज़ निकाल लेते हैं कि सैलरी जब दे ही रखी है तो ले लेते हैं हम, ठीक है। अब सैलरी का 3/8 भाग खर्च करता है। एक चीज़ बताना, 8 में से 3 भाग खर्च हो रहा है, मेरी बात समझ रहे हो? 3 में से 8 भाग खर्च, 8 में से 3 भाग खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब बचा कितना रहा है? वो 5 भाग बचा रहा है सैलरी का। समझ सकते हैं ना, हम सीधा निकाल रहे हैं ये कितनी बचा रहा है वो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? या तो हम ऐसे करते कि 3/8 भाग कर देते और फिर जो आता उसमें से 48,000 में से माइनस करते, लेकिन कैलकुलेशन क्यों अपनी लंबी करें हम, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने सीधा कर दिया कि 5 भाग बचा रहा है 8 में से, तो जो भी है अब सैलरी बची हुई आएगी। बात क्लियर है? ठीक है जी। अब इसको कर लेते हैं 8 6 48, ठीक है। तो 6 पंजे 30। अब उसकी जो सैलरी है वो 30,000 हो गई। जैसे ही उसने किराने पर खर्च कर दिया, ठीक है, किराने पर नहीं, पहले रेंट पर खर्च किया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया रिमेनिंग पार्ट, शेष भाग का, तो शेष भाग कितना बचा? 30,000। 30,000 का 1/3 खर्च करता है, तो इसका मतलब बचाता कितना है? हम बचाने पे फोकस करेंगे, ठीक है। 3 में से अगर 1 भाग खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 2 भाग बचा रहा है। बात क्लियर है? तो यहां पर हमने लिख दिया कितना? 2। तो यहां पर हमने लिख लिया 2, तो ये हो गया हमारे पास 2। इससे हमने काटा तो ये हो गया हमारे पास कितना? 10,000। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो आ गई वो आ गया हमारे पास 20,000 रुपये। जैसे यहाँ पर हमने निकाल दिया था ना 30,000 रुपये, 30,000 रुपये बच रहे थे, अभी तक इसके पास 20,000 रुपये बच रहे हैं सैलरी का, ठीक है। और इसके बाद शेष का मतलब 20,000 का शेष का आधा भाग। अब देखो 1/2, 2 में से 1 खर्च कर रहा है तो 2 में से 1 ही बचा रहा होगा, तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो 20,000 का आधा कितना हो गया? तो आप लोग ये कहेंगे जी 10,000 हो गया। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो शेष 10,000 बचा रहा है। कितने बचा रहा है? 10,000। तो कह रहा है कि जो उसकी बचत है, यदि 48,000 किराने पर, और तो कह रहा है क्वेश्चन में कहा गया है कि रेंट किस किस का, किराने पर खर्च करने के बाद, ठीक है, जो भी उसका रिमेनिंग बचा है वो सैलरी का कितना परसेंट है, बेसिकली ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो हमारे पास बचा कितना? 10,000 बचा। अब टोटल सैलरी कितनी थी? 48,000 थी। बात क्लियर है? इनटू में 100 हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। हम निकाल क्या रहे हैं? बचत निकाल रहे हैं। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 और काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 से काटा हमने 25। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना आप लोगों को? मैं इसको अप्रोक्स में काट दूँ? चलो इसको काट ही लेते हैं। इसको 6 कर दिया हमने, इसको 5 कर दिया, तो 25 पंजे 125 हो गया। 125/6, 125/6। तो यहाँ जा रहा है हमारे पास 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। मुझे कुछ अभी डाउट लग रहा है इसमें,
25,000 है ना? हाँ एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कर रही। वैसे मैं आपको इस कैलकुलेशन को ना यहाँ दिखा देता हूँ तो और अच्छा तो मैं समझ आ जाएगा। देखो 6 दूनी 12, तो यहाँ हमने 5 ले लिया, ठीक है। अब कुछ भी नहीं जा रहा तो यहाँ 0 लगेगा, तो यहाँ पे भी 0, और ये जाएगा हमारे पास अब भी नहीं जा रहा, 6 अट्ठे 48, दशमलव लगा देंगे ना, 0 लगा के दशमलव, 6 अट्ठे 48 हो गया, 6 अट्ठे 48, तो 20.8 जाएगा समथिंग, 20.85 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको और काटोगे तो 85 हो जाएगा। ये परसेंटेज है। अब देखो ये परसेंटेज किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है, उन्होंने ऑप्शन आपके गलत दे दिए थे। क्वेश्चन एकदम ठीक है, बस ऑप्शन ठीक हो जाएंगे तो हमारा आंसर भी एकदम मैच करेगा। बाद बाकी ये सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास होमवर्क जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ था, ठीक है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12। अब फिर से 12 देखेंगे, इससे पहले 11 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करा दिए थे हमने, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है। चलिए ठीक है, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर क्वेश्चन, पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे फिर उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। देखो एक विद्यालय में 84 विद्यार्थियों को औसत 48 किलोग्राम है। क्वेश्चन ठीक है एकदम, खुद से करने की कोशिश करना एक बार इसको भी, ठीक है, फिर आगे वीडियो देखना। देखो एक विद्यालय में 84 विद्यार्थी हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 84 हो गए। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको सही से लिख लेते हैं, 84 ही लिख लो, 84 हो गया। बात क्लियर। इसका जो एवरेज दे रखा है आप लोगों को वो कितना दे रखा है, 48। एवरेज वेट 48 किलोग्राम। 48 किलोग्राम का मतलब हर बच्चा कितने का होगा, हर बच्चा 48 किलो का होगा, ऐसा मान लिया इन्होंने, ठीक है। एवरेज का मतलब है सारे बराबर बराबर कर लेते हैं। यदि लड़कों की औसत भार, लड़कों का औसत भार कितना दे रहा है, लड़कों का औसत भार, तो यहाँ से देखो लड़के जो दे रखे हैं बॉयज़ का जो एवरेज दे रखा है इन्होंने, औसत भार दे रखा है 51 किलोग्राम, और लड़कियों का गर्ल्स का जो औसत भार जो दे रखा है आप लोगों को, गर्ल्स का जो औसत भार दे रखा है वो दे रखा है 48 ही है ना, 30 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 30 किलोग्राम। बात क्लियर है। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे मैंने कहा कि 51 किलोग्राम, अब 51 किलोग्राम किस बिहाफ पर ले रहे हैं हम, लड़कों के बिहाफ पर ले रहे हैं। 51 किलोग्राम का एक लड़का है, इस तरीके से तो मान रहे हैं, 30 किलो की एक लड़की, ऐसे ही तो मान रहे हैं। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो 51 किलो 30 किलो, ठीक है, और टोटल बच्चों का कितना दे रखा है आपको, 48। तो इसमें हम लगाएंगे एलिगेशन, जब आपको लड़के तथा लड़कियां दो लोगों का दे दे और एक बीच में कॉमन दे दे, ठीक है, या फिर कहें एवरेज दे दे, तो हम उसके इसमें क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं, एलिगेशन लग जाएगा। एलिगेशन एक कॉन्सेप्ट है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। बात समझ पा रहे हैं मेरी। एवरेज ही हमेशा बीच में आएगा, बीच वाली संख्या, और याद रखना जो भी संख्या यहाँ पर आएगी वो इस संख्या से छोटी होगी, एक संख्या से बड़ी होगी तो दूसरी से छोटी होगी, ठीक है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 60 आ जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। संख्या जो भी रही होगी वो 51 से छोटी होगी, 30 से, एक संख्या से छोटी होगी, एक से बड़ी होगी, वही निकल के आएगी। बात क्लियर है, उसी संख्या को हम बीच में रखेंगे। अब यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ रहा है कितना, 3, तो 3 आ गया, और यहाँ से इसको माइनस करते हैं तो 18 आ गया, तो 3 एकम 3, 3 छिंग 18। एक चीज़ बताना आप लोग, 51 किलोग्राम किस पर माना था हमने, लड़कों का भार, तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो लड़कों की संख्या निकल करके आएगी। क्या निकल करके आएगी, लड़कों की संख्या। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि हमने 51 किलो किस आधार पर लिए थे, लड़कों के आधार पर। यहाँ किसके आधार पर लिए थे, लड़कियों के आधार पर। तो जो संख्या निकल के आएगी वो उन लड़के तथा लड़कियों की निकल के आएगी, और ये कितनी आ गई हमारे पास, 7 आ गई। बात क्लियर है। अब 7 की वैल्यू 84 दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर टोटल संख्या 84 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। बात क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो लड़के के कुल भार तथा लड़कियों के कुल भार का अनुपात क्या है।
यहाँ से क्वेश्चन में ट्विस्ट दे दिया। अधिकांश क्वेश्चन में ये पूछता कि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है, तो 1:6 ही हो जाता। ऐसा क्यों? अगर हम 12 से इसमें गुणा करेंगे, 12 से इसमें गुणा करेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? तो आप लोग कहेंगे नहीं, अगर रेशो पूछे तो 12 से तो 12 कैंसिल हो जाएगा और 1:6 रेशो आ जाता है हमारे पास। लेकिन ऐसा पूछा ही नहीं है, उसने ये वाली वैल्यू पूछ ली है, ये वाली वैल्यू। बात समझ रहे हो? ये वाली वैल्यू। अब देखो 6 लड़के हैं, ठीक है, एक का कितना 51, तो आप लोग क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई में 51, ठीक है, बराबर, या फिर रेशो ले लेते हैं हम, रेशो ले रहे हैं ना हम, तो 30 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 1। कोई दिक्कत नहीं है। बस अब इसको काट लेते हैं, 6 पंजे 30, तो यहाँ से हमारे पास जो आ गया 51 रेशो 5 हमारा आ गया निकल करके। ये लड़के तथा लड़कियों का भार निकल करके आ गया, क्योंकि भार पूछा था ना आप लोगों से। हाँ जी, कुल भार पूछा था। अगर संख्या पूछी होती तो 1 और 6 आंसर होता। अधिकांश संख्या पूछता है, इस बार उसने भार पूछ लिया तो क्वेश्चन थोड़ा ठीक बन गया। खैर, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और अभी भी किसी को दिक्कत हो रही है तो जाओ कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर उसी हिसाब से देखेंगे आगे की चीज़ें, ठीक है ना। चलिए, मिटने में बड़ा दिक्कत कर रहा है भाई आजकल। खैर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, देखो 13 को ध्यान से समझना। 13 जैसे 2 क्वेश्चन है आज की वीडियो में ही, ठीक है, जो आए हुए हैं आपके पेपर में। जैसे 13 में क्या दिया गया है, कह रहा है कि 16 से 26 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभाज्य संख्याओं का औसत, तो देखो 16 और 26 के बीच में अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या कौन सी? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बताओ? प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो 1 से कटेंगे और खुद से कटेंगे। सेल्फ 1 से कटे और खुद से कटे। बात समझ रहे हो? जैसे 2 क्या है? एक प्राइम नंबर, 1 से कटता है और खुद से कटता है। बात समझ रहे हो? 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। इसे हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? अगर इतनी बात अगर क्लियर है तो अब चलते हैं। मैंने पहले बता दिया आप लोगों को अभाज्य संख्या। तो 16 की, देखो 16 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसके बाद 17 हो गई, 18 नहीं हो सकती, 19 हो जाएगी, क्योंकि 19 किसी के पाड़े में नहीं आता। 19, 20, 21, 22, 23 हो जाएगी। तो देखो 26 भी हटा देंगे हम, और यहाँ से 16 भी हटा देंगे। अब देखो इन संख्या को एवरेज पूछा है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग कर लेते हैं यहाँ पर, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, डिवाइड नंबर ऑफ टर्म्स, 1, 2, 3 संख्या से भाग करेंगे तो हमारा एवरेज निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास ये कितना हो रहा है? 3, 9, 3, 12, 12 और 7 कितना होता है? 12, 7, 19, 19 का आ गया 9, है ना। 2, 2, 4, 4 और 1, 5, ये आ गया हमारे पास। बात क्लियर है? इसको 3 से भाग करते हैं तो 3 एकम 3 जा रहा है, ठीक है, और बचा कितना? 3 निम 27, तो 19 पॉइंट समथिंग जाएगा। अब सबसे पहले तो एक चीज़ चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि 19 पॉइंट समथिंग किसी और ऑप्शन में है? किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहीं पर इसको छोड़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम इसको पूरा करने की कोशिश करें। बात समझ पा रहे हो मेरी? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14, 3600 रुपये पर 48% की छूट दी गई है। यदि उस एकल छूट के बजाय 35% और 20% की 2 छूट दी जाए तो दोनों के विक्रय मूल्य के मध्य क्या अंतर होगा? देखो यहाँ पर सीपी सेम है, 3600 रुपये ही है, तो सीपी सेम है ना, तो मुझे सीपी से मतलब ही नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है ना यहाँ तक? ठीक है। तो देखो हमने इनिशियली मान लिया 100, मैंने कहा इनिशियली मान लिया कितना? 100। अब 100 पर एक चीज़ बताओ, 48% की छूट देते हैं। देखो 100 रुपये की वस्तु 48% की छूट दी जाए तो इसका मतलब वो 52 रुपये में बेची जा रही है, यही तो बात हुई। तो मैं क्यों ना डायरेक्ट यहाँ पर 52 की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जो भी आएगा वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अरे ऐसे समझो कि 100 रुपये की वस्तु और 48% की छूट पर दी गई, तो यहाँ से इसमें से 48 माइनस किया, 48 माइनस करने के बाद 52 बचा, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस उसका 52 हो गया, ठीक है। वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर भी हम,
ठीक है। तो 52% है तो परसेंट का साइन लगाया, 20 से 20, यहाँ पर जो SP आ गया वो कितना आ गया, 52 रुपये आ गया। बात क्लियर है। अब इनिशियली फिर से 100 मान लिया। देखो मैंने आपको पहले ही बताया ना, कुछ ना मिले तो 100 मान लो। यहाँ तो 3600 दे रखा था, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं इसको 100 मान रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको एक ही रेट दे रखा है तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना, 35% का डिस्काउंट। अब देखो 100 में से ही 35 घटा दो। भाई अगर किसी पर आपको 100 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर 35% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका मतलब तो ये हो गया वो 65 रुपये की बेची जा रही है। समझ पा रहे हो, 65% की बेची जा रही है, तो परसेंट का साइन हटेगा तो यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। देखो इसका साइन हटता है, 65% था तो नीचे 100 आ गया। फिर उसके बाद 20% का और डिस्काउंट, तो 20% का डिस्काउंट 100 में से 20 घटा दो, तो इसका मतलब बचा हमारे पास 80, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 80% था, तो 80% का भी यहाँ साइन हटाएंगे तो 100 और आ जाएगा। 100 से 100 कैंसल आउट कर दिया, 0 से 0 कर दी, ठीक है। और यहाँ हो गया 8 पंजे 40 और 8 6 48, 48 और 4 कितना होता है, 52, ठीक है। एक 0 यहाँ पर थी तो इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास सब कुछ कटने पिटने के बाद आ गया, ठीक है, कितना, 52 रुपये आया है। कितना आ गया, 52 रुपये SP। अब दोनों बताओ, इस SP में इस SP में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 0 रुपीज़ का अंतर है। बस देखो 3600 का हमने यूज़ ही नहीं किया और आंसर आ गया। बात क्लियर है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। और चलते हैं अब 15 की ओर, ठीक है। 15 में क्या दिया गया देख लेते हैं। देखो 15 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में ही किया है, ठीक है। तो भाई ये बनता है सबसे पहले तो आप खुद से कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो रोक के कर लो पहले, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। देखो इसमें दिया गया 0.23। अब यहाँ जो बार दे रखा है वो सिर्फ 3 के ऊपर दे रखा है। तो मैंने क्या कहा था आपको, जितनी संख्याओं के ऊपर बार दिया जाता है उतने 9 आते हैं। तो यहाँ 1 9 आया, बिना बार की संख्या के बदले यहाँ 0 आ जाता है, तो 2 0 एज इट इज आ गए। बिना बार की संख्या ऊपर वाली संख्या में से ही घट जाती है। बात क्लियर है। अब 243 में से 243 में से कितना माइनस करना है हमें, 24 माइनस करना है। तो ये 9 बचा, यहाँ 1 बचा, ये 219, तो यहाँ आ गया 219/900। तो जो भी ऑप्शन है आपका 219/900 वही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है। अगर यहाँ 2 संख्याओं के ऊपर बार होता तो 2 9 आते, बची हुई एक संख्या 1 0 आता, ठीक है। 1 के था तो 1 ही 9 आया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। और अगर रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो इन चीज़ों को आप लोग बेहतर समझ चुके होंगे अब तक। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं कराऊंगा, अभी एज इट इज़ ऐसा ही क्वेश्चन किया है, ठीक है। ये RW में देता हूँ, RW सॉरी होमवर्क में देना है ना, ठीक है। होमवर्क में ले लो। RW का मतलब रेंट वर्क दे रहा था मैं आप लोगों को, ठीक है। जब तक नौकरी नहीं लगती तो रेंट वर्क ही एक तरह से। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है। 16 होमवर्क में है, आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए सभी को आंसर देना है भाई। आंसर देखो तो मुझे भी ठीक लगेगा कि हाँ आप लोग जो कर रहे हैं हम, ठीक है, आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी थोड़ा मोड़ा कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों को मिलके कुछ कंक्लूजन निकल भी रहा है या फिर ऐसे ही चले जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में जैसे ही कमेंट होगा तो मुझे ठीक लगता है। पहले जो होमवर्क दिया था SI का क्वेश्चन था, काफ़ी सारे बच्चों के आए, ठीक है, तो ठीक लगता है। खैर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। एक राशि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष में कितनी 13,395 रुपये 6 पैसे या फिर 60 पैसे हो जाती है, तो ब्याज की दर 22% है, तो राशि क्या है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है इस क्वेश्चन के बारे में कि आपको अमाउंट दे दे और प्रिंसिपल पूछे तो रेट आपको सबसे पहले तो ये देखो कि रेट कितना दे रखा है, तो आप लोग कहेंगे कि 22% दे रखा है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो 1 + R/100, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, किताबों में देखा होगा, नहीं पढ़ा है तो ठीक है। तो यहाँ पर रेट के बदले कितना आ जाएगा, 22% आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई होगी 100 एकम 100, ये हो जाएगा 122/100, 122/100। इसको हमने प्रिंसिपल माना और ये बन गया हमारे पास अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। यहाँ CI का है तो हम CI लेंगे,
बात समझ पा रहे हो? ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। हम इस चीज़ को डायरेक्ट कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को कई बार ये चीज़ बताई है, देखना आप ज़रा यहाँ पर दो चीज़ें हो जाएंगी। जैसे 22% है, 22% परसेंट का साइन हटाया, मैंने कहा नीचे 100 आ जाएगा। इसको काटा हमने तो ये आ गया हमारे पास 11/50। बात समझ रहे हो? मैंने कहा ये ब्याज है, ये CI है, ये प्रिंसिपल है। अब देखो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, तो आप लोग कहेंगे जी अमाउंट बन जाता है। मैंने कहा ठीक है जी अमाउंट बना लो। तो अमाउंट हमारे पास जो बन गया यहाँ से, तो ये बन गया कितना, जैसे यहाँ पर आया था ना कि 11/50 था, तो ऊपर जुड़ा तो ये हो गया 61/50। 61/50 तो दो बार रख दिया हमने 61/50। ठीक है, क्यों? ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये अमाउंट है। क्या है? अमाउंट है। नीचे वाली वैल्यू है क्या? प्रिंसिपल। हमें प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, अब इस अमाउंट की, इसकी वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है कितनी, 13,300 कितनी है ये, 13,395 रुपये 60 पैसे। 13,395 रुपये 60 पैसे। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, और उस जीरो से सामने वाला जीरो काट देते हैं, तो ये 10 भी हट गया यहाँ से और ये जीरो भी हट गया। इक्वल टू का साइन तक काट सकते हैं। अब देखो ये अमाउंट है और क्वेश्चन में ये अमाउंट दे रखा है। कभी भी कहता है ना कोई राशि हो जाती है तो इसका मतलब अमाउंट ही है। तो 61 × 61 की वैल्यू ये है। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 50 × 5 की, क्योंकि प्रिंसिपल ये हैगा। ठीक है, अब देखो ऐसे तो नहीं कर पाएंगे हम इसे, इसको हम इसलिए ऐसे काट लेते हैं जिससे कि आपको समझ भी आ जाएगा। तो ये गया 133, दो बार जाएगा। ठीक है, और ये हो रहा है 2 × 2 6 दूनी 12, और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, और ये गया 61 × 61। ठीक है, ये 8 हो गया, और ये गया 6 × 5 = 11। ठीक है, और कुछ है क्या? और जाएगा नहीं तो 5 ले लेते हैं हम। ठीक है, 5 ले लेते हैं, ठीक जा रहा है ना अभी तक तो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी बार जाएगा? 6 × 36, 6 × 48, 6 × 54, 9 बार जाएगा क्या ये? देख लेते हैं एक बार। 9 × 9 9 × 6 54 चला गया। खैर, और यहाँ गया हमारे पास 5, 6 बचा, और यहाँ बचा 3, और यहाँ आ गया 3। तो अब ये जाएगा 300। देखो 6 बार जा रहा है ये पूरा का पूरा, तो 2196 आ गया। समझ पा रहे हो? अच्छा नीचे तक नहीं दिख रहा आप लोगों को, 1 मिनट रुक जाना मुझे, मैं अभी एडजस्ट कर देता हूँ इसे। ठीक है, अभी दिखेगा आपको नीचे तक का। देखो अब आप लोग देख पा रहे हो नीचे तक का कि 366 रिमेनिंग बचा है। ठीक है ना, तो ये 366। अब देखो हमने काटने के बाद कितना ले आए इसे, देखो यहाँ से 161 खत्म हो गया एक तरह से, तो यहाँ से ये वैल्यू जो आ गई कितनी थी, हैं कितनी थी, 2196 थी वो वैल्यू, है ना, 2196। अब देखो यहाँ से ये इसको काटा तो यहाँ से ये आ गया 2196। बात क्लियर है? ठीक है, अब ये 2196 आ गया। अब हमें क्या करना है, 2196 को 61 से और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2196। अब तो देखो वैसे भी काट सकते थे, लेकिन ऐसे आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। तो इसको काटोगे तो 3 बार जाएगा, है ना। तो 3 × 3 6 × 18, और ये गया हमारे पास 6 11 11 11 11, मतलब कि 3 गया, है ना। यहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा। अब ये गया 6 बार। तो ये सब कुछ कटने के बाद हमारे पास जो आ गया वो आ गया यहाँ से 36। इसको भी काट दिया हमने, और ये आ गया हमारे पास 36। अब 55 25 25 × 150। देखो इसकी मल्टीप्लाई अब हमें करना है 36 की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना, 50 × 50। बात क्लियर है? 55 25 25 × 150 का 0, 25 थी, अब 75 75 और 15 कितना हो रहा है, 75 और 15 90 होता है ना। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 90। ठीक है, एक 0 और थी तो ये आ गया 9000। तो कैलकुलेशन कह सकते हैं आप थोड़ी सी थी। ठीक है, बाद बाकी खुद से जब कैलकुलेशन करते हैं तो जल्दी कर पाते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक एक चीज़ आप लोगों को बतानी पड़ रही है। ठीक है, वहाँ अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो बतानी नहीं पड़ेगी, आपको खुद करनी है, और कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं अब। हाँ, अब देखो यहाँ पर जैसे ही हम 18 पर आए तो 18 जैसा क्वेश्चन मैंने कई बार करा दिया। अभी ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से कितने पेपर कर लिए हम लोगों ने, 3 पेपर कर लिए। ठीक है, और 3 पेपर में कम से कम ये 5वीं बार आ रहा है ये क्वेश्चन, 5वीं या 6ठी बार आ रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आगे पूछा जाएगा। पहले नहीं पूछा गया था लेकिन अब पूछा जा रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस
3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 और ये है 50 तक का क्यूब। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, यदि इस प्रकार से पूछा गया है, इसमें क्या है, कॉन्जिक्यूटिव संख्या है। कॉन्जिक्यूटिव संख्या का मतलब लगातार संख्या चलती चली आ रही है, लगातार 1 2 3 4 5 6 से इस तरीके से चलती चली आ रही है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है n+1, ठीक है, डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हो। और n क्या है, n है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स। बात क्लियर है। अगर सपोज करो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मैं सारे बता देता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरीके से दे देता 50 तक का स्क्वायर। अगर स्क्वायर पूछा होता तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आता वो आता n+1, n+1, ठीक है, और 2n+1 डिवाइड बाय 6। बात क्लियर है, दिख रहा है ना यहाँ तक आप लोगों को। अगर स्क्वायर पूछा होता तो ये फॉर्मूला होता, ठीक है। अगर मान के चलो स्क्वायर का भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अगर आपसे क्यूब पूछा होता, ये पूछा गया है कई बार, जैसे 1 का क्यूब और 3 का क्यूब विषम संख्या में पूछ ले, 5 का क्यूब, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, n और 2, देखो यहाँ इसको 1 मिनट सही से लिख लेते हैं, n का स्क्वायर, ठीक है, 2n का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा -1, बस यही होगा, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखना, ये स्टार्टिंग से ही जुड़ेगा। अगर जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था 17 का क्यूब प्लस 19 का क्यूब, ठीक है, तो इस तरीके से करने के बाद ना तो 1 से लेके 15 तक क्यूब माइनस भी होगा इसमें, इस बात को भी याद रखना। और ऐसे क्वेश्चन पहले मैंने कई बार करा दिए हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी देख लो अगर कोई डाउट बन रहा है तो। बाद बाकी अधिकांश जानकारी तो मैंने आप लोगों को यहाँ दे ही दी है, ठीक है। तो अब जो ये क्वेश्चन है वो इस पर आधारित है, ठीक है, वो इसी से हो जाएगा क्योंकि सिंपल है, इसमें कोई विषम संख्या नहीं दे रखी। तो यहाँ पर n+1, बस ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर n की संख्या कितनी है, सबसे पहले तो 50 है, ठीक है। अब 50 का स्क्वायर होगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो ये हो गया हमारे पास 2500। यहाँ n का मैंने 50 का स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई में 50 और 1 51, ठीक है, तो 51 का स्क्वायर होता है 2601, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4। बात क्लियर है। अब इसको काटेंगे हम, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। बात क्लियर है। अब 625 की मल्टीप्लाई करनी है 2601 से। जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 16 25 और कितना 625, ये संख्या निकल करके आ जाएगी और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की और देखते हैं कि 19 में क्या दिया गया है हम लोगों को। 19 में क्या दिया गया है, 19 कहता है कि 19 में कहता है कि अंकित मूल्य का 1/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के समान है। देखो अंकित मूल्य होता है पीपी, अंकित मूल्य का देखो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1/4 बराबर बोला है विक्रय मूल्य के, मतलब कि एसपी के 5/6 के बराबर है विक्रय मूल्य के। तो इसमें डिस्काउंट पूछा है कि डिस्काउंट कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पीपी की जो वैल्यू है, तो पीपी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू होगी वो 5/6 होगी, क्योंकि सामने वाली वैल्यू होती है ना, सामने वाली, ठीक है। और एसपी की वैल्यू होगी 1/4, तो एसपी की जो वैल्यू आएगी वो 1/4 होगी। बात क्लियर है। ये तो मल्टीप्लाई में है तो ये वैल्यू नहीं होगी। जैसे मैं आप लोगों को कहूँ कि 2a बराबर है 3b के, तो इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है। बात समझ रहे हो, ये सामने वाली वैल्यू होती है ये। चलिए ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया कि ये कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब देखो डिस्काउंट कितना दिया गया है, पीपी पर डिस्काउंट दिया जाता है, तो 5/6 में से माइनस करेंगे 1/4। तो यहाँ से एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 24 नहीं 12 ही एलसीएम चला जाएगा ना, 12, 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10, 4 तिया 12, इसको इससे भाग कर रहे हैं, जो भी आया ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 6 दूनी 12, यहाँ 2 आएगा ना, 2 पंजे 10 और 4 तिया 12, तो 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, तो यहाँ आ गया हमारे पास 7/12। अब जो डिस्काउंट दिया गया 7/12 का दिया गया है, और डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा, प्रिंट प्राइस पर। अरे डिस्काउंट तो प्रिंट प्राइस पर मिलता है, तो ये हो गया हमारे पास 5/6।
कितना आ गया हमारे पास 5/6। अब ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बना लेगा कितना 6/5। तो यहाँ से 5/6 को हटा देंगे और ये हो गया 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये हो गया 7/10। परसेंटेज निकालना था 100 लगा देंगे 0 से 0, तो 7 मतलब कि 70% का डिस्काउंट आ जाएगा आप लोगों का। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा 70% का डिस्काउंट। बात क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और एक चीज़ और, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि 10 क्वेश्चन ठीक है या फिर 20 क्वेश्चन किए जाए। ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे वैसे देख लेंगे। तो 328 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, माइनस कर रहे हैं 43 से, और प्लस कर रहे हैं 110। बात सही है। अब एक चीज़ देखो, इसको सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा और ब्रैकेट में भी डिवाइड दे रखा है तो काट ही दो। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 एकम 8, मल्टीप्लाई खुल जाएगा, मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा। तो ये हो गया कितना 123 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 123 में पहले प्लस होगा 110। ठीक है, 110, तो ये हो जाएगा 110 जैसे ही ऐड हो जाएगा 3, 3 और 2, इसमें से माइनस कर देंगे 43, तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा 0 और ये 9 और ये 190 है। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में? बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। ठीक है, 190 है, 190, 190 आप लोगों का आंसर होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू।